फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सौम्या गुप्ता आज आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में, किसके बारे में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, तो इसमें हम जान लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ना है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हम जानते हैं कि स्टेट में ले डाउन क्वालिफिकेशंस और कंडीशंस। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का है कि स्टेट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस लगाई हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वही आर्टिकल 16 क्या है, डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस एंड द qualifications, prescribing the requisite qualification और selection procedure अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट के लिए आर्टिकल 16 जो है स्टेट को नहीं रोकता है फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस एंड द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट. It is further open to the appointing authority to lay down such prerequisite conditions of appointment as would be conducive to the maintenance of proper discipline amongst गवर्नमेंट सर्वेंट्स. मतलब ये कह रहा है कि इट इज़ फर्दर ओपन टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए ये ओपन रहेगा पहले ही पिछली प्री रिक्विसाइड कंडीशंस अपॉइंटमेंट के लिए जो कि कंड्यूसिव रहेंगी मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन अमंगस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, राइट. तो ये तो था हमारे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लॉज 1 जो कह रहा है, और ये फर्दर कह रहा है कि क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड may therefore besides मैरिटल एक्सीलेंस इंक्लूड फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, सेंस ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, मोरल इंटेग्रिटी होना चाहिए, लॉयल्टी टू द स्टेट है. तो स्टेट ने कुछ लगा रखी हैं ये क्वालिफिकेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ प्री रिक्विसाइड कंडीशंस लगाई हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, जिनमें से ये है फिजिकल फिटनेस, जस्ट अ मिनट, जिसमें है आपका फिजिकल फिटनेस है, साथ ही सेंस ऑफ डिसिप्लिन है, मोरल इंटेग्रिटी है, लॉयल्टी टू द स्टेट है, स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस नरसिंहा राव AIR 1968 SC 349 का केस में क्वालिफिकेशन ये सब दिए गए थे. रूल्स हाउएवर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी टेस्ट मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी. लेकिन ये आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, नॉट आर्बिट्ररी, अपने मन से नहीं दिया जाना चाहिए. जो रूल्स में है, रेगुलेशंस में है, वही फॉलो उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. आपका क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अब नाउ हम पढ़ेंगे मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट. एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट को रिलेटेड मैटर्स पढ़ेंगे जो कि इस तरीके से है. वर्ड्स मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट एक्सप्लेन दैट आर्टिकल 16(1) इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द इनिशियल मैटर्स. शुरुआत के मैटर्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है क्लॉज 1 जो 16 का आर्टिकल 16 का कह रहा है, बट अप्लाइज टू मैटर्स बोथ प्रायर एंड सब्सिक्वेंट टू द एम्प्लॉयमेंट. ये केवल पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि जितना अपॉइंटमेंट कर लिया उससे पहले की ये कंडीशंस हैं, उसके बाद भी कंडीशंस, प्री रिक्विसाइड कंडीशंस एंड पोस्ट रिक्विसाइड कंडीशंस बोथ मैटर्स में अप्लाई करेगा ये वाले मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए. केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस रमाशंकर
रघुवंशी AIR 1983 का केस है SC 374 which are incidental to the employment and form part of the terms and conditions of employment. Right? Article 16(1) कह रहा है कि therefore would have application in the matters relating to initial appointments. आर्टिकल 16(1) इसलिए एप्लीकेशन होगा मैटर्स रिलेटिंग टू इनिशियल अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट प्रमोशंस, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के लिए भी ये लागू ये अप्लाई होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 सैलरी पीरियोडिकल इंक्रीमेंट्स, ग्रांट ऑफ एडिशनल इंक्रीमेंट, फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी, लीव ग्रेच्युटी, पेंशन, एज ऑफ सुपरएनुएशन एक्सेट्रा. The principle of equal pay for equal work has also been interpreted to the constitution goal of Article 16(1). किस केस में इंटरप्रेट किया गया है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 के केस में SC 133. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। जो वर्ड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा? रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफन प्रोवाइड दैट बिफोर अपॉइंटमेंट इज मेड टू ए पोस्ट में किसी अपॉइंटमेंट के बनाने से पहले रिक्रूटमेंट जो होता है शुड बी सडनली सुटेबल पब्लिश्ड होना चाहिए। इफ द रूल्स और रिक्वायर्स देन एन अपॉइंटमेंट मेड टू द पोस्ट विदाउट पब्लिसिटी वुड बी इनवैलिड कहलाया जाएगा अगर उसको पब्लिश नहीं किया गया, और डिवॉइड ऑफ फेयर प्ले कहा जाएगा। BS मिनहास वर्सेस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट AIR 1984 के केस में ये कहा गया है, एडवर्टीजमेंट ऑफ पोस्ट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस इज डन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन एलिजिबल फॉर द पोस्ट. Advertisement of posts or condition of service is done in order to provide opportunity to everyone eligible for the post. जो भी एलिजिबल है पोस्ट के लिए उन सब के को वो सब अप्लाई कर सकें इस पोस्ट के लिए, इसलिए पब्लिकली इसे पब्लिश करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही ये कंडीशन हो गई। इट ऑल्सो enables द सिलेक्शन कमिटी टू हैव ए लार्जर फील्ड टू चूज़ फ्रॉम। सिलेक्शन कमेटी को भी इनेबल करता है कि बहुत सारे लोग आएँ और उनसे चूज़ करे जाएँ जो सुटेबल हों इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में। हाउएवर द रूल ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ पब्लिशिंग ऑफ वैकेंसीज कांट अप्लाई टू ईच एंड एवरी पोस्ट। सारे पोस्ट पे अप्लाई नहीं होती एडवर्टाइजिंग और पब्लिशिंग ए पोस्ट इन सम सिचुएशंस, एग्जांपल इन केस ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देयर इज नो प्रोविजन फॉर पब्लिसिटी। लेकिन कौन से कोर्सेज कौन से केस हैं जहाँ पर अप्लाई नहीं होती है ये पब्लिशिंग और एडवर्टाइजिंग ऑफ दिस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर? तो इसका होता है इन केस ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर पब्लिसिटी, कोई प्रोविजन नहीं है पब्लिसिटी के लिए। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो थम्स अप कर दीजिए, राइट कर दीजिए। नो डिस्क्रिप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एक्सेट्रा, ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस और कोई भी किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अपॉर्चुनिटी को लेके। तो ये कौन सा क्लॉज कह रहा है? आर्टिकल 16 का क्लॉज 2। क्लॉज 2 कह रहा है ऑफ आर्टिकल 2 डिक्लेयर दैट नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। 7 ग्राउंड्स हैं ये कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट या इनएलिजिबल नहीं ठहराया जा सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। द एक्सप्रेशन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग है जो कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल सिग्निफाइज डिफरेंशिएशन विद बायस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्लास और इंडिविजुअल, उसी के मतलब का, उसी जो हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन का अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट का मतलब वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा, वही मीनिंग। देयरफॉर इफ द डिफरेंशिएशन बायस आर बेस्ड ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 16(2) द इम्प्यूग्न्ड लॉ और स्टेट एक्शन बिकम्स इप्सो फैक्टो रेपुग्नेंट। शुरू से ही वो
खराब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होता है। काठी रनिंग रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र AIR 1952 का केस है जिसमें ऐसा हुआ था। द एम्फेसिस इन आर्टिकल 62 इज ऑन द वर्ड only दिया गया है, and where there is discrimination only on any of the ground mentioned therein clause will come into play, but where discrimination is based partly on the grounds of contained in article 62 and partly on other consideration there will be no contravention of the clause। तब कोई भी कॉन्ट्रोवेंशन नहीं कहा जाएगा कि क्लॉज को अप्लाई होगा या नहीं होगा, सीधे से वो अप्लाई नहीं होगा अगर इनमें से कोई ग्राउंड्स नहीं है और कोई ग्राउंड्स दिए गए हैं तो। Also, where discrimination is based on the grounds other than those mentioned in clause 2, it would not attract this clause, but the case will have to be weighed and judged in the light of the general principle laid down in clause 1 of article 16। For example, if discrimination is based on the ground of backwardness, clause 2 will not be attracted, right? ये कुछ केसेस हैं कि कब अप्लाई होगा क्लॉज 2, कब अप्लाई नहीं होगा। अगर अप्लाई तब होगा जब ये ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कलर, कास्ट जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं कुछ इसमें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा क्लॉज 2 को, विल नॉट बी अट्रैक्टेड। रिक्वायरमेंट टू रेजिडेंस इन आर्टिकल इन ए स्टेट इन आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(3) क्या कह रहा है जान लेते हैं, जस्ट अ मिनट। अब नाउ रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस इन स्टेट, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कह रहा है, ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 16(1) और 16(2) का। It may be noted that it is Parliament and not the legislature which makes the state which makes any law for under the clause 3 of article 16(3). Article 16, it has to be construed strictly, therefore the requirement of residence within the state or union territory must be confined to what it states. In the exercise of the power conferred by clause 3 of article 16, parliament enacted the public employment requirement as to residence act अप्लाई किया गया है, बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। 1957 में जो एक्ट है रिपील होता है। ऑल द लॉज इन फोर्स प्रिस्क्राइब्ड एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस विद इन ए स्टेट और रिक्वायरमेंट और यूनियन टेरिटरी फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन द स्टेट or union territory. However, exception was made in the case of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Telangana. The area transferred to the state of Andhra Pradesh from the state of Hyderabad. This exception was keeping in view with the backwardness of these areas. It was to expire on होना था 21 मार्च 1974 में। नरसिम्हा राव का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1970 SC 422 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि स्ट्रक डाउन करता है सेक्शन 3 ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 विच रिलेटेड टू तेलंगाना पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द कोर्ट हेल्ड दिस सेक्शन अल्ट्रा वायर्स द पार्लियामेंट and hence unconstitutional कहा गया। The court said that the clause 3 of article empowered parliament to impose residential qualification for services in the whole state but not in the part of the state। पूरे स्टेट के लिए है नहीं कि कुछ पार्ट के में है अप्लाई होगा ये। clause 3 of article 16 the court explained use the word state which signified state as a unit and not parts of a state or districts or other units of a state। Therefore a parliamentary law could provide for residence in the whole of Andhra Pradesh and not in Telangana which was a part of the state then। अब तो तेलंगाना एक अलग हो गया है तो तेलंगाना में भी अप्लाई होगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 3 तक का कुछ पार्ट। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड उसकी क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन के कुछ केस लॉज पढ़ेंगे, तब हमारा ये कंप्लीट होगा। सर्टेन क्वेश्चंस विच वर रेज्ड इन दिस केस वाले पढ़ेंगे, क्रीमी लेयर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, इंदिरा साहनी केस के बारे में पढ़ेंगे, चंपक दौराजन के केस में 81st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव एक्सचेंज
और लास्ट में हम देखेंगे आर्टिकल 15 एंड 16 डिस्टिंग्विश्ड। तो ये सब पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मैं जल्द ही लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं तब तक कि ये नमस्कार। लीगल वोकैब बाय सौम्या आपसे इजाज़त चाहती है, और देखने के लिए, वॉच करने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए फ्रॉम द लीगल वोकैब बाय सौम्या से। नमस्कार। थैंक यू।